नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आज से दिल्ली में BS3 और BS4 की बसों की एंट्री पर बैन है, लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम को बड़ी राहत मिली है। पुरानी बस संचालन के लिए 31 जून 2024 का एक्सटेंशन मिला है। उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश को भी राहत मिली है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर आज हरियाणा, राजस्थान की पुरानी बस रोकी गई है। उत्तराखंड की 600 बस अगस्त में मानक पूरा कर चुकी हैं। तो BS3 और BS4 की बसों की एंट्री पर आज बैन रहेगा और जिससे उत्तराखंड परिवहन निगम को बड़ी राहत मिली है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, किस तरह से राहत उत्तराखंड परिवहन निगम को मिलने जा रही है, क्योंकि BS3 और 4 की बसें आज बैन रहेंगी दिल्ली में? देखिए, ये बसें जो बैन की गई हैं और ये दूसरा एक्सटेंशन है जो उत्तराखंड को मिला है, लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड परिवहन निगम की अगर हम बात करें, नई बसें खरीदने को तैयार नहीं है। अगर नई बसों को देखा जाए तो हरीश रावत सरकार के समय में उत्तराखंड ने अपनी बसें जो है वो खरीदी थी। बिल्कुल, और पुरानी बस संचालन को एक्सटेंशन मिल गया है, ये भी कहीं ना कहीं राहत की खबर हम कह सकते हैं उत्तराखंड के लिहाज से। बिल्कुल, ये बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि आप इसे इस तरीके से समझिए कि रोजाना दिल्ली रूट पर जो बसेस चलती है उत्तराखंड की, तकरीबन 400 बसें रोजाना जा रही हैं दिल्ली के लिए, और 600 बसें उत्तराखंड के पास ऐसी है जो अपना मानक पूरा कर चुकी है। यानी कि अभी भी वही बसेस चल रही हैं जो BS4 मानक के तहत चल रही हैं। इसको हम उत्तराखंड लगातार, और परिवहन निगम के जो कर्मचारी वो लगातार इस बात की डिमांड करते रहे हैं कि नई बसों की खरीद होनी चाहिए, लेकिन अभी तक निगम जो है वो नई बसें नहीं खरीद पा रहा है। उत्तराखंड में इस बात को लेकर कई बार विरोध हो चुका है, कई बार मीटिंग्स हो चुकी है, और उसके बावजूद 150 बस, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बसेस जो है वो निगम ने खरीदी, और अब आश्वासन दिया जा रहा है कि नई बसें खरीदी जाएंगी। अगर ये राहत नहीं मिलती जो 31 जून तक की मिली है, तो एक बड़ा नुकसान होता, यात्रियों को बड़ी दिक्कतें होती, परिवहन निगम को भी एक बड़ा लॉस होता, क्योंकि आप समझिए रोजाना 400 बसें जा रही हैं और उनका संचालन एकदम से बैन हो जाना एक बड़ी दिक्कत दे सकता था। इसलिए अब निगम कब तक नई बसें खरीदता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अधिकारी इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि इससे पहले पिछले साल भी नवंबर में ये एक्सटेंशन मिला था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक नई बसेस नहीं खरीदी गई है। जो 150 बसें ली भी गई हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। जी, बहुत शुक्रिया भारती सकलानी तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी गुजरात के दौरे पर हैं। सीएम आज अहमदाबाद में इन्वेस्टर समिट के लिए रोड शो करने वाले हैं और निवेशकों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित करेंगे। वहीं मंगलवार को गुजरात पहुंचने पर सीएम धामी का जोरदार स्वागत हुआ और एयरपोर्ट पर ही उनका भव्य स्वागत किया गया। उत्तराखंड के लोगों ने सीएम धामी का स्वागत किया। उत्तराखंड की महिलाओं ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सीएम धामी को तिलक लगाया, आरती उतारी। तो ये देख सकते हैं, कल की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे गुजरात और वहां पर उत्तराखंड के ही लोगों ने उनका स्वागत किया। पारंपरिक वेशभूषा में वो महिलाएं नजर आई और ये तस्वीर कल की। हालांकि आज उनकी तरफ से रोड शो किया जाएगा इन्वेस्टर समिट को लेकर। उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेशक आए, इसे लेकर निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की सख्ती के बावजूद भी कुछ अवैध निर्माण करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। प्राधिकरण की टीम द्वारा सोमवार को सील किए गए अवैध निर्माण पर बिल्डिंग मालिकों ने रातों रात छत डाल दी। जैसे ही इसकी सूचना प्राधिकरण के अधिकारियों को मिली तो आनन फानन में HRDA की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया। प्राधिकरण ने अवैध निर्माण करने वाले आकाश शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए नगर कोतवाली में तहरीर दी है। हरिद्वार के जोधामल रोड पर गंगा किनारे नियमों को ताक पर रखकर ये निर्माण किया जा रहा था। तो आकाश शर्मा के द्वारा जो एक भवन का निर्माण किया जा रहा है उसको सील किया गया था कल, और आज ये सूचना है कि उसके द्वारा फिर उसको जो है सील शुदा संपत्ति पे निर्माण लेंटर डाला गया है।
तो हम लोगों की पूरी टीम गई, एसडीएम भी गए, पुलिस प्रशासन सब लोग गए और एचआरडी का पूरा हमारा स्टाफ था। आज पूरी जो है उनकी जो 3 मंजिलें हैं उसको हम लोगों ने देहरादून में 300 बीघा जमीन पर बड़े घोटाले का खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। मामला इसलिए भी ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि इसमें कई बड़े आईएएस और आईपीएस अफसर्स के नाम सामने आ रहे हैं। देहरादून के पौधा इलाके में 300 बीघा जमीन में हाउसिंग कॉलोनी बनाई जा रही है। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने डॉक्यूमेंट हासिल किए हैं और नेगी के मुताबिक 300 बीघा जमीन में से 62 बीघा जमीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम दर्ज है। ऐसी जमीन को खरीदने के लिए कई तरह की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, जो कि नहीं की गई। अलग अलग लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर जमीनों की खरीद फरोख्त की। जमीन खरीदने वालों में प्रदेश के कई सीनियर आईएएस और आईपीएस अफसर शामिल हैं। इसमें हरिजनों की जमीन विदाउट 143 किराए और यूपीजेडे के अंतर्गत 157A के अंतर्गत ना कोई परमिशन ली गई है और वो जनरल को रजिस्ट्री हो गई। वो जैसी हो गई उसी दिन वो गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई। सब आईएएस हैं और पीसीएस हैं जिनकी लिस्ट भी हमारे पास है, जिसमें से कुछ नाम जैसे जय खंडोरी है, अमित नेगी है, दिलीप जावकर हैं, आईपीएस आईएएस दोनों हैं और कोई रिधिमा अग्रवाल हैं। ऐसा नहीं है कि ये गड़बड़ झाला पहली बार सामने आया। दस्तावेजों के मुताबिक जनवरी 2021 से 2022 के बीच 5 बार कमिश्नर गढ़वाल ने डीएम देहरादून को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को लेटर लिखे, लेकिन इस जांच का क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। हालांकि डीएम देहरादून का कहना है कि उनको सिर्फ एक लेटर मिला जिस पर जांच करके रिपोर्ट भेज दी गई है। जांच आख्या जो है वो मार्च 2022 में जा रखी है और उसी के वो जो पूरी डिटेलिंग है और पूरी रिपोर्ट है वो एडीएम के द्वारा कमिश्नर साहब के यहाँ भेजी जा चुकी है। देहरादून के पौधा में विवादित जमीन पर ऑफिसर कॉलोनी तैयार हो रही है। राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में लैंड फ्रॉड का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले रायपुर में चाय बागान की जमीनें बेच दी गई तो रजिस्ट्रार ऑफिस में ही जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में नामी वकील से लेकर सरकारी कर्मचारी तक जेल की हवा खा रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चमोली में 2010 और 11 में जोशीमठ नगर के स्थानीय लोगों ने एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें जोशीमठ के लोगों ने ये मांग की थी कि जोशीमठ क्षेत्र के लिए एनटीपीसी पेयजल योजना के लिए अपने स्तर से बजट स्वीकृत करे। जिसके बाद एनटीपीसी ने 2012 में 13 में इस परियोजना के लिए बजट जारी किया, जिसके बाद उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम ने 16 करोड़ की लागत से जोशीमठ के डेलीसेरा से पाइपलाइन बिछाकर काम शुरू किया, लेकिन विभागों की लापरवाही की वजह से ये परियोजना अधर में लटक गई और 10 साल से योजना पर 1 इंच भी काम आगे नहीं बढ़ पाया। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसका असर ये हुआ कि पेयजल निर्माण निगम इसे शुरू करने जा रहा है। पेयजल योजना के लिए डेलीसेरा नामक स्थान से पाइपलाइन आनी है जो ओली से होते हुए जोशीमठ पहुंचनी है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल ओली और सुनील जोशीमठ नगर सहित पूरा इलाका जो है इससे आच्छादित होना था। लेकिन अभी भी ये स्थिति बनी हुई है कि अभी पाइपलाइनें कई जगह जगह फेंकी हुई हैं, कोई स्थिति नहीं बन पा रही है। बीच में यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, लेकिन किसी भी प्रकार का विरोध का सुलझाया जा सकता है बातचीत के जरिए। हमारे द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम पूरी सेफ्टी से और जो है मानकों के अनुसार कार्य किया जाएगा, परंतु उनके द्वारा कार्य के लिए सहमति नहीं दी गई। इसके पश्चात मैंने जो है एसडीएम महोदय को पत्र लिखा और जिला प्रशासन को भी पत्र लिखा है और मैंने अपने सहायक अभियंता को भी एसडीएम मैडम के पास भेजा था वार्ता करने के लिए कि ग्रामवासियों का कहना है कि एसडीएम महोदया द्वारा जब तक लिखित या मौखिक रूप से जो है आश्वासन नहीं दिया जाएगा तो उनके द्वारा तब तक काम करने के लिए जो है सहमति नहीं दी जाएगी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए नितिन सेमवाल चमोली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, जोशीमठ में एनटीपीसी पेयजल परियोजना पर अब दोबारा काम शुरू हो जाएगा और विभागों की जो लापरवाही थी उसकी वजह से ये काम रुका हुआ था, लेकिन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चमोली वासियों के लिए ये राहत की खबर।
जी, अगर बात करें तो चमोली जनपद का जो जोशीमठ नगर है वो पर्यटन के लिहाज से भी और तीर्थाटन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर यात्रा में लाखों की संख्या में यात्री पहुँचते हैं जिनको कभी कभी पेयजल की भारी किल्लत होती है। ऐसे में एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना के द्वारा जो जोशीमठ नगर के लिए ये दीर्घकालीन पेयजल योजना बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं ये बड़ी सौगात है। हालांकि 10 साल की अगर बात करें तो पूरा मामला 10 साल तक लटका रहा, विभागों की लापरवाही रही, टेंडर प्रक्रिया में देरी हो गई, लेकिन अब प्रशासन ने इस पूरे मसले को सुलझा दिया है। ग्रामीणों ने जो इस काम को रोका था वो भी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि आज से ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। चमोली के जिला अधिकारी ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और उन्होंने अब अधिकारियों को और ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि समय रहते इस पूरे काम को कर दिया जाए। न्यूज 18 ने भी बार बार इस खबर को चलाया है क्योंकि ये जोशीमठ नगर के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेयजल योजना है। इससे कहीं ना कहीं जो 20,000 से अधिक आबादी वाला जो नगर है उसको फायदा होगा। आईटीबीपी, भारतीय सेना, बीआरओ यहाँ पर है, उनको काफी फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है और अब उम्मीद जग चुकी है कि जल्दी ये कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका नितिन सहवाग। नैनीताल के बलिया नाले पर काम नहीं होने पर हाईकोर्ट सख्त है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 24 घंटे के भीतर ई टेंडर जारी करने का आदेश दिया है। इस दौरान सरकार के जवाब से भी कोर्ट संतुष्ट नहीं रही। हालांकि सरकार ने टेंडर के लिए वक्त मांगा, लेकिन कोर्ट ने जल्द ही काम करने के लिए टेंडर निकालने को कहा है। बलिया नाले का काम शुरू नहीं होने के चलते कोर्ट में याचिका दी गई थी। में फिर से तारीख नियत थी क्योंकि पहले टेंडर प्रोसेस के लिए इन्होंने कहा था कि हम इसको डिसाइड कर देंगे, लेकिन टेंडर जो है इन्होंने जितनी कंपनियों ने दिए थे वो इन्होंने निरस्त कर दिए हैं और पुनः टेंडर के लिए कोर्ट ने उनको आदेशित किया है। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के आने की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलों का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ स्थानीय लोगों में भी दहशत बनी हुई है। हरिद्वार शहर का बड़ा क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन प्रभाग से सटा हुआ है। तमाम इंतजामों के बावजूद जंगली हाथी, गुलदार और नीलगाय जैसे जानवर यहां आ धमकते हैं। पिछले कुछ दिनों से रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की घुसने की घटनाएं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इसके लिए हम लोग अपने उच्च स्तर से हमेशा डिमांड करते रहते हैं और जो वहां से हमें यथासंभव जो भी होता है तो वो लोग जैसे निर्देश होता है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं और जो हमारे पास संसाधन है उन्हीं का अपना भरपूर जो भी सर्वाधिक उपयोग हो सकता है उसी के द्वारा फिलहाल कंट्रोल करते हैं इनको और मांग हमारी उच्च स्तर से की जाती है। लेकिन वन विभाग कर्मचारियों और संसाधनों की कमी का रोना रो रहा है। जंगली जानवरों की आबादी में आने से स्थानीय लोगों में भी दहशत बनी हुई है। जानवर किसानों की फसलों को भी आए दिन नुकसान पहुंचाते हैं। जंगली जानवरों का आतंक जगजीतपुर से लेकर BHEL तक फैला है। वहीं लोग इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। आए दिन शहर में जंगल से चल के हाथियों का झुंड आ रहा है, जो गांव में फसल की नुकसान कर रहा है, घरों में घुस रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, इनका कोई रोकथाम नहीं कर रहा है। वन विभाग और राजाजी की ओर से वन्य जीवों को नियंत्रित करने के लिए कई इंतजाम किए गए, लेकिन अभी तक इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है। अब कर्मचारियों की कमी की बात सामने आ रही है। न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। गन्ने की पिराई का सीजन शुरू होने को है। ऐसे में उधम सिंह नगर जिले के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने किच्छा शुगर मिल के डायरेक्टर से मंगलवार को मुलाकात की। कांग्रेस के किसान नेता गणेश उपाध्याय के नेतृत्व में किसानों का प्रतिनिधिमंडल निदेशक से मिला और समय से गन्ने की पिराई करने की मांग की गई। किसानों की दलील ये थी कि समय से पिराई शुरू होने पर गन्ने के खेतों में बुआई वक्त पर की जा सकेगी। शुगर फैक्ट्री तुरंत प्रारंभ की जाए, क्योंकि किसानों को गन्ने के बाद गेहूं भी बोलना है। लेकिन आज देखिए उत्तर प्रदेश से सटे हुए जितने भी शुगर फैक्ट्रियाँ, चाहे बहेड़ी का पीलीभीत है, ये फैक्ट्रियाँ प्रारंभ हो चुकी है। हमारा उत्तराखंड का गन्ना वहाँ चला जाएगा।
बीएसपी विधायक के निधन के हरिद्वार की मंगलौर सीट पर उपचुनाव तय है। खास बात यह है कि राज्य बनने के बाद इस सीट पर हाथ न हाथी का कब्जा रहा, पर इतने विकट हालातों के बाद भी बीजेपी कमल खिलाने का दावा कर रही है, जो सीट और समीकरणों के लिहाज से नामुमकिन सा यहां पर लगता है। मंगलौर से बीएसपी के विधायक सरवत करीम अंसारी अब नहीं रहे। तय है कि खाली हुई मंगलौर सीट पर अगले 6 महीने में उपचुनाव होगा। बहुत संभावना इस बात की भी है कि यह चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होगा। इसीलिए लोकसभा चुनाव के साथ ये चुनाव बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी के लिए अहम चुनाव होगा और इसके पीछे कुछ ठोस वजह हैं। वजह नंबर 1, उत्तराखंड बनने के बाद बीजेपी आज तक इस सीट को नहीं जीत पाई। इसीलिए बीजेपी यहां मुस्लिमों को साथ कर चुनाव जीतने का सपना खुली आंखों से देख रही है। वजह नंबर 2, मंगलौर सीट पर हमेशा टक्कर कांग्रेस और बीएसपी के बीच ही रही है और मुस्लिम हो या पिछड़ी जाति का वोट, दोनों पार्टियों का कॉमन वोट है। वजह नंबर 3, बीएसपी की कोशिश इस सीट को उपचुनाव में बरकरार रखना चाहेगी, क्योंकि उत्तराखंड में बीएसपी के 2 विधायक हैं जबकि यूपी में सिर्फ 1 विधायक। वजह नंबर 4, कांग्रेस इस सीट को जीतकर दोबारा कब्जा करना चाहेगी और फिर जीत की सूरत में हरिद्वार जिले में कांग्रेस के 11 में से 6 विधायक हो जाएंगे। मुस्लिम आबादी वाले मंगलौर में ऐसे समीकरण के बाद भी बीजेपी को लगता है कि इस बार कमल खिलेगा। अपने संगठन विस्तार को देखते पिछली बार किन किन कारणों से हम वो सीट नहीं जीत पाए थे, उन सब चीज़ों पर विचार करते हुए और जीतने वाले प्रत्याशी को हम अपना प्रत्याशी बनाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मंगलौर की जनता भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी। विकास के लिए इस बार मतदान होगा। मंगलौर में चुनाव जीतना बीजेपी के लिए नामुमकिन सा काम बना हुआ है, इसीलिए कांग्रेस और बीएसपी का हौसला बुलंद है। 2022 विधानसभा चुनाव के मुताबिक मंगलौर में करीब 1 लाख वोटर हैं। साल 2002 और 2007 में मंगलौर से बीएसपी के काजी निजामुद्दीन विधायक रहे। साल 2012 में काजी निजामुद्दीन कांग्रेस में गए तो बीएसपी से सरवत करीम अंसारी चुने गए। साल 2017 में फिर कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन चुने गए तो 2022 में बीएसपी के सरवत करीम अंसारी जीते। बीएसपी में रहे और हरिद्वार लोकसभा सीट से दावेदार हरक सिंह की माने तो इस बार मौका कांग्रेस को मिलेगा तो बीएसपी सीट बरकरार रखने को तैयार है। तो वो सीट या तो बीएसपी की, बीएसपी का बहुत हद तक बीएसपी का वोट और कांग्रेस का वोट लगभग एक जैसा ही है। तो मैं क्योंकि अभी जल्दीबाजी होगी, वहाँ की जनता को कांग्रेस पार्टी निराश नहीं करेगी, ये हम भरोसा दिला रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी जो इस दुनिया से चले गए, उसकी भरपाई तो बहुजन समाज पार्टी को बहुत आघात लगा है, परंतु मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो बहुजन समाज पार्टी की सीट रही है हमेशा और बहुजन समाज पार्टी उस सीट को कभी जाने नहीं देगी। ये मतलब साफ है कि 6 महीने बाद होने वाले मंगलौर उपचुनाव में बीजेपी को अपना वजूद बनाना है तो बीएसपी और कांग्रेस में टक्कर जीत और हार के लिए होगी। रुड़की से मनोज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। रिलायंस इंडस्ट्रीज मुंबई में आज भारत का सबसे लग्जरी मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा खोल रही है। 18.5 एकड़ में फैला ये मॉल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी की देखरेख में इस मॉल का संचालन होगा। ये मॉल सिर्फ देखने में ही लग्जरी नहीं है बल्कि यहाँ पर मिलने वाली चीजें भी काफी लग्जरी होंगी। इस मॉल में बलेंसियर्स, कार्टिये, लुई विंतो, वर्साचे, वैलेंटिनो, मनीष मल्होत्रा, अबू जानी, संदीप खोसला, पॉटरी बॉर्न, गुची जैसे तमाम महंगे ब्रांड आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। लॉन्च को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने बताया है कि जियो वर्ल्ड प्लाजा का मकसद दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स को भारत में लाना है। इसके अलावा इसके जरिए भारत के शिल्प कौशल के ब्रांड्स को हाईलाइट करना भी मकसद है। जियो वर्ल्ड प्लाजा का डिजाइन अमेरिका की मशहूर आर्किटेक्चर और डिजाइन फर्म टीवीएस और रिलायंस टीम ने मिलकर बनाया है। संगमरमर से बने फर्श, ऊंची छतें और शानदार रोशनी से जगमग ये मॉल देखने में बेहद आकर्षक है। मॉल में शॉपिंग से लेकर मल्टीप्लेक्स, थिएटर और बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं। प्लाजा का स्ट्रक्चर कमल के फूल और प्रकृति से प्रेरित है।
evening is a very special evening for both Nita and me as parents, and it is our time today to applaud the work that Isha has done as a leader in Reliance Retail. I think that she and her luxury retail team have redefined what luxury means in the city of Mumbai, and we're very proud with the Jio World Plaza. What the Reliance Retail team under Isha's leadership has done makes me very proud. I'm sure it will make citizens of Mumbai and Indians very proud, and we wish her and the entire Reliance Retail team all the very best. I think the Jio World Plaza is not only the best is not only going to be the best mall in India, but I hope it will become the best mall in the world. और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रामनगर के पास चिल्किया में एक बुजुर्ग को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड में यूकेडी 5 लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी। नैनीताल में यूकेडी के अध्यक्ष पूरन सिंह कठायत ने कहा है कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। टिहरी में शिक्षा विभाग की ओर से पुस्तक यात्रा अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। पंडित दीनदयाल मातृपितृ योजना के तहत बद्रीनाथ धाम में भी हजारों की संख्या में बुजुर्ग तीर्थ यात्री दर्शनों के लिए पहुंचे। अल्मोड़ा में राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। स्थापना दिवस के दिन आंदोलनकारी पूरे बाजार में शांति जुलूस निकालेंगे। बागेश्वर में खेल महाकुंभ का रंगारंग आगाज हो गया है, जिसमें कई स्कूलों के स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। यह महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा। समग्र शिक्षा के तहत राज्य की 2025 खराब स्कूल बिल्डिंगों की मरम्मत के लिए 37 करोड़ 85 लाख रुपए का फंड जारी किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश अध्यक्ष पूरन सिंह कठायत अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। कठायत ने कहा कि संगठन को मजबूत करने को लेकर सभी जिलों में जा रहे हैं। टिहरी में जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी व्यक्त की है और जल्द ही स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए सीएमओ को ज्ञापन दिया। आज करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और रुकते एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।